हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पिछले वीडियो के टॉपिक। क्या टॉपिक था पिछला? फंक्शन। ओके, फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब अगर हम डेफिनेशन के बेसिस पर देखें तो कौन से टाइप होते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें तो कितने टाइप होते हैं फंक्शन के, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ये सब डिस्कस किया था। और आज हम उसी फंक्शन के टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और कुछ फंक्शंस भी बना करके देखेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। और यकीन मानिए, आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर वो इस पूरे वीडियो को पूरी लगन के और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा ऐसे सारे स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये तीन टाइप हमने देखे थे अपने पिछले वीडियो में, जो फंक्शन के तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न टाइप, दूसरा होता है विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न, और तीसरा होता है नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न। तो यहाँ पर जो ये दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं ना, पहला है ये पहला शब्द है आर्ग्यूमेंट्स, जो पहला शब्द दिखाई दे रहा है आर्ग्यूमेंट्स, राइट। और दूसरा वर्ड हमें दिख रहा है रिटर्न टाइप। ये दोनों हैं क्या? व्हाट इज रिटर्न एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स? देखिए, इसका भी मैंने एग्जांपल हालांकि पिछले लेक्चर में दिया था कि जैसे चक्की होती है, चक्की में आप गेहूं डालते हो, आटा पीसने, आटा वाली चक्की, चक्की में आपने गेहूं डाला, वो क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट, रॉ मटेरियल। चक्की ने क्या किया? प्रोसेसिंग किया, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकला, रिटर्न, जो मतलब उसका रिजल्ट निकला, वो रिटर्न हो गया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, हमने अपने प्रोग्राम में बनाया एक जो इंटीजर मेन फंक्शन बनाते हैं, ये हमने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं मेन फंक्शन। अब जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? फंक्शन की डेफिनेशन, जहां पर हम फंक्शन की पूरी डिटेल लिखते हैं, वर्किंग प्रोसेस लिखते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन क्यों बनाया गया और किस तरह से ये प्रोसेस करेगा। तो हमने मान लिया कि ये हमने बनाया फंक्शन, राइट। फंक्शन हमेशा मेन से बाहर बनाया जाता है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर बनता है। तो ये हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पर सारी प्रोसेस लिखी हुई है, और ये फिर मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन में हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो फंक्शन को जिन जिन डाटा की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बनाया, ऑलराइट। तो फैक्टोरियल कोई भी फंक्शन तभी फाइंड करेगा, कोई भी फंक्शन फैक्टोरियल कब फाइंड करता है? जब उसको आप नंबर दोगे, राइट। फैक्टोरियल किसका फाइंड किया जाएगा? किसी नंबर का। तो आप मेन फंक्शन से एक नंबर सेंड करेंगे किसके पास? फंक्शन के पास, राइट। तो ये जो नंबर आपने सेंड किया फंक्शन के पास, वो कहलाता है एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट, राइट। ये जो आपने नंबर सेंड किया फंक्शन को, वो आर्ग्यूमेंट है। अब उस नंबर को फंक्शन रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उस नंबर पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, राइट। प्रोसेस यानी फैक्टोरियल निकालने के लिए जो भी कोड होता है वो हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर, और उस कोड को कंप्लीट करने पर हमें मिलेगा रिजल्ट, यानी कि नंबर का फैक्टोरियल। अब वो जो रिजल्ट हमें मिला, उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे? वो रिजल्ट उठा करके हम वहीं पर वापस कर देंगे जहां से नंबर हमें भेजा गया था, यानी कि मेन फंक्शन के पास हम इस रिजल्ट को वापस कर देंगे, राइट। तो ये जो रिजल्ट हमने वापस किया, ये कहला गया रिटर्न, ऑलराइट। बस रिजल्ट जैसे ही मेन फंक्शन में पहुंचेगा, इसको हम यहां पर प्रिंट कर देंगे, यानी कि आउटपुट दे देंगे। क्लियर? मतलब नंबर को इनपुट कराया हमने मेन के अंदर, उसके बाद उस नंबर को आर्ग्यूमेंट बना करके भेज दिया फंक्शन के पास, फंक्शन ने उस आर्ग्यूमेंट पर प्रोसेस किया, रिजल्ट लाया, रिजल्ट को वापस कर दिया
रिटर्न के रूप में, और उस रिटर्न को मेन में फिर से रिसीव करके हमने प्रिंट कर दिया। मतलब इनपुट आउटपुट का काम हो रहा है कहाँ पर, मेन के अंदर, और जो मेन प्रोसेसिंग जो असली खेल है वो हो रहा है फंक्शन के अंदर, राइट। तो ऐसे फंक्शन, बस इन्हीं दोनों के बेसिस पर 3 कैटेगरी ये यहाँ पर बनी हुई है। पहला है विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न, मतलब ऐसे फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हैं, मतलब उनको रॉ मटेरियल चाहिए, डाटा चाहिए काम करने के लिए, तो ऐसे फंक्शन जिनको आर्ग्यूमेंट्स भेजना पड़ता है, राइट। और प्रोसेस के बाद ये फंक्शन रिजल्ट वापस भी करते हैं। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न टाइप फंक्शन। सेकंड टाइप देखिए क्या होता है, विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न। आर्ग्यूमेंट तो ले जाएगा पर वापस कुछ नहीं करेगा। गलत बात है ये तो? नहीं, गलत बात नहीं है, असल में फंक्शन की मजबूरी है, बाउंडेशन है, सीमा, बंधन। कैसे? असल में फंक्शन के साथ C++ में फंक्शन के साथ एक बाउंडेशन ये होती है कि फंक्शन कैन रिटर्न जस्ट अ सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। फंक्शन एक बार में मात्र एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। जैसे यहां पर हमने देखा कि फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने मतलब मेन से एक नंबर दे दिया किसको, फंक्शन को, फंक्शन ने उसका फैक्टोरियल निकाला। अब जो फैक्टोरियल होगा तो जाहिर सी बात है कोई एक नंबर होगा ना, एक नंबर, एक वैल्यू, उसको आराम से उसने वापस कर दिया। अगर हमने फंक्शन बनाया 2 नंबर ऐड करने का, सम करने का, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को 2 नंबर भेजेंगे जिनको ऐड करना है। फंक्शन क्या करेगा, उनको ऐड करेगा, ऐड करने पे जो टोटल आएगा वो एक वैल्यू होगी, आराम से वापस कर दिया। तो अगर एक वैल्यू वापस करानी है फंक्शन से तो वो इजीली रिटर्न हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो मल्टीपल वैल्यूज के फॉर्म में होता है। ऐसी सिचुएशन में फंक्शन फंस जाता है कि अरे अब क्या होगा, इतनी वैल्यू एक साथ रिटर्न कर नहीं सकता, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ एक वैल्यू कर सकता है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज के फॉर्म में हमारा रिजल्ट होता है तब फिर बनाते हैं हम ये सेकंड टाइप का फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न। जैसे एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर आपको टेबल प्रिंट करनी है, मतलब आपने मेन फंक्शन से एक नंबर भेज दिया फंक्शन के पास, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो नंबर भेजा गया उसका टेबल प्रिंट हो जाए। अब भैया टेबल में एक वैल्यू तो होती नहीं है, टेबल में तो 10 वैल्यू होती है। अगर 2 की टेबल आप प्रिंट करते हो तो 2 2 ज़ 1, 2 2 ज़ 2, 2 2 ज़ 2, 2 2 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, राइट, 8 10 एंड 2 10 ज़ 20। तो इस तरह से टोटल कितने नंबर्स हुए, 10। अब 10 नंबर्स एक साथ फंक्शन कैसे वापस करेगा, नहीं पॉसिबल है उसके लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम बनाते हैं ये सेकंड टाइप का फंक्शन जो हम देख पा रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न। मतलब फंक्शन आपसे आर्ग्यूमेंट तो लेगा, जैसे आपका मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन में क्या किया आपने, एक नंबर कराया इनपुट, इनपुट कराने के बाद कौन सा नंबर इनपुट कराया, जिस नंबर की टेबल आपको चाहिए। अब उस नंबर को आपने भेज दिया किसके पास, फंक्शन के पास भेज दिया कि जाओ भैया टेबल प्रिंट करो। अब ये नंबर आया कहाँ, फंक्शन के पास, ओके ठीक है, आ गया फंक्शन के पास। अब इसके बाद ये फंक्शन उस नंबर पर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस किया तो देखा कि भैया इसमें तो 10 वैल्यूज है रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या देखा कि यहाँ तो मल्टीपल वैल्यूज हैं, अब इसको रिटर्न तो कर नहीं सकते, तो फिर रिटर्न नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भैया अब रिटर्न नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट कैसे करेंगे। ऊपर देखिए, ऊपर वाले में यहाँ पर क्या हो रहा था, इस वाले में प्रोसेस क्या हो रही थी, आर्ग्यूमेंट गया, प्रोसेस हुई, रिजल्ट आया, रिजल्ट यहाँ से वापस गया, तब यहाँ मेन के अंदर उसको प्रिंट किया गया। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ से इनपुट करके आर्ग्यूमेंट तो भेज दिया गया, आर्ग्यूमेंट तो उठा के दे दिया हमने फंक्शन को, फंक्शन ने प्रोसेस कर डाली उस पर, रिजल्ट भी आ गया, पर बोल रहा है रिजल्ट वापस नहीं हो पाएगा, कई वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू है, वापस नहीं हो पाएगा। तो वापस नहीं होगा तो ये कैसे होगा, आउटपुट कैसे देख पाएगा मेन फिर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेन में आउटपुट नहीं देते, ये आउटपुट हम यहीं पर दे देते हैं। मतलब जो रिजल्ट आया उसको हम फंक्शन के ही अंदर प्रिंट करा देते हैं। हमें आउटपुट लेने से मतलब चाहे मेन प्रिंट करे चाहे फंक्शन प्रिंट करे, आउटपुट आ रहा है ना, गुड, बात समझ में आई। यानी इस टाइप के फंक्शन में विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप के फंक्शन में इनपुट हम मेन में किए, डाटा इनपुट हुआ, उसके बाद उठा के डाटा भेज दिया फंक्शन के पास। अब उसका काम जाने, फंक्शन
सारी मेहनत करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, देन उसके बाद जब रिजल्ट आएगा वहीं पर छाप देगा, फिनिश, राइट। तो ये टाइप हो गया कौन सा, विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न। तीसरा टाइप सबसे खतरनाक, जिसको लेकर दिमाग में कई सवाल उठते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न। मतलब हम फंक्शन को कुछ नहीं देंगे, कोई डाटा नहीं देंगे, ना फंक्शन हमें कुछ देगा। तो वही चल क्या रहा है ये, ना हम कुछ फंक्शन को दे रहे हैं। जब हमने फंक्शन को कोई डाटा दिया ही नहीं तो फंक्शन प्रोसेस कर किस पर रहा है। अभी तक तो चलो समझ में आया कि यहाँ पर हमने डाटा दिया, फर्स्ट टाइप में डाटा दिया, प्रोसेस हुई, रिजल्ट वापस आया, हमने प्रिंट किया। दूसरे में भी समझ में आया कि चलो हमने डाटा दिया, उस दिए गए डाटा पर फंक्शन ने प्रोसेस किया, रिजल्ट मल्टीपल वैल्यू में था इसलिए वापस नहीं कर पाया तो वहीं पर प्रिंट कर दिया, ओके। पर तीसरे टाइप में जब हमने कुछ दिया ही नहीं फंक्शन को, मेन फंक्शन से फंक्शन के पास कोई वैल्यू भेजी ही नहीं गई, यहां पर कुछ भी नहीं भेजा गया और फंक्शन भी कुछ वापस नहीं कर रहा है, तो भैया क्या हो रहा है, फंक्शन कर क्या रहा है। असल में इस टाइप का फंक्शन हम तब बनाते हैं ऐसी प्रोसेस के लिए जहां पर रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर हो, पहले से ही डिफाइंड हो कि यही रिजल्ट चाहिए एज इट इज, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कई सीरीज वगैरह के प्रोग्राम बनाते हैं ना, जैसे फिबोनाची की सीरीज है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ये सीरीज याद होगी आप सभी को। इसका प्रोग्राम हम लोगों ने लूपिंग जब पढ़ रहे थे तब बताया था, तब समझा था इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये सीरीज हमें प्रिंट करने के लिए फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर सीरीज पहले से ही फिक्स कर दी गई कि 0 1 से स्टार्ट होगी, देन 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट थर्ड नंबर क्रिएट करते चलना है। तो यहाँ सब कुछ पहले से फिक्स है कि आप एक 0 लेंगे, एक 1 लेंगे, देन ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर किसी डाटा की ज़रूरत है ही नहीं, किसी डाटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है फंक्शन को कि आप यहाँ से भेजेंगे डाटा, तब उस डाटा को देखेगा फंक्शन, रिसीव करके तब उस पर काम करेगा। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है उसकी डिपेंडेंसी किसी डाटा पर है ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप मेन में कोई वैल्यू इनपुट करें और उसको फंक्शन में भेजें। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे हम 0 लेंगे और 1 लेंगे, देन दोनों को ऐड कर करके प्रिंट करने का पूरा कोड लिख देंगे। अब क्योंकि सीरीज है, एक नंबर तो है नहीं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो वापस भी जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ना ही आर्ग्यूमेंट भेजा जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का रिटर्न वापस जाएगा। तो ऐसा फंक्शन का, या फिर जैसे स्टार पैटर्न वगैरह के हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे कुछ, जैसे ही सपोज ये स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, कितने लाइंस का, 5 रोज का। ऐसा सपोज ऐसा स्टार पैटर्न हमें प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करने को बोला गया, तो अब यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया कि 5 लाइंस होनी चाहिए और इस पैटर्न पर स्टार प्रिंट करना है। ऑलराइट, तो ऐसे में जब पहले से सब कुछ फिक्स है तो यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ एनी आउटपुट और एनी डाटा, राइट। तो यहाँ पर भी पूरा कोड इसको बनाने के लिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए जो पूरा कोड होगा वो हम फंक्शन के अंदर उठा करके लिख देंगे, दैट्स इट। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न। तो इस तरह से 3 फंक्शंस के टाइप होते हैं और इन्हीं पर अभी फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न टाइप के फंक्शन से। तो सबसे पहला फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप का, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस के लिए। लेकिन उस प्रोसेस का जब आप फंक्शन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मन में ये विचार जरूर आएगा कि इतने छोटे काम के लिए फंक्शन बनाकर हम प्रोग्राम को बड़ा कर रहे हैं। प्रोग्राम फंक्शन का जो फंक्शन का फीचर तो ये है कि वो आपके मतलब टाइम को, मैन पावर को घटाता है, कम करता है, राइट। कोड को और छोटा करता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कोड बड़ा हो रहा है। तो असल में मैं आपको बताऊं कि छोटी प्रोसेस के लिए, कोई ऐसी प्रोसेस जो 1 लाइन 2 लाइन में कंप्लीट हो सकती है, तो इतनी छोटी प्रोसेस के लिए एग्जैक्टली फंक्शन बनाए ही नहीं जाते हम, क्योंकि सीख रहे हैं, वी आर बिगिनर्स, राइट। इसलिए हम छोटी प्रोसेस के लिए फंक्शन बना के
सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी छोटे प्रोसेस के लिए कभी फंक्शन नहीं बनाए जाते, फंक्शन बनाए जाते हैं जो काफ़ी बड़ी प्रोसेस है और उसकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है, तो हम वही कोड बार बार रिपीट करने से बचने के लिए बना देते हैं फंक्शन के। एक बार बना दिया, जितनी बार ज़रूरत पड़ी यूज़ कर लिया, राइट। तो अभी फ़िलहाल पहला फंक्शन देख करके आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, क्योंकि आगे चल के फंक्शन के बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली समझ में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम देखने वाले हैं सम, दो नंबर को ऐड करने के लिए, ऑलराइट। चलिए पहले प्रोग्राम ही बना लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बना चुके हैं M44 तक प्रोग्राम, सब बनेगा हमारा M45.cpp। ओके, यहाँ पर हमने बनाया ऐश इंक्लूड iostream using namespace, अब देखिए यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया। एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ मैं, बड़ी खतरनाक और मज़ेदार भी। यहाँ पर मैं किस प्रोसेस के लिए बनाने वाला हूँ फंक्शन, दो नंबर ऐड करने के लिए। पहले दो नंबर हमको इनपुट करा लेने होंगे। यहाँ पर a और b दो वेरिएबल्स ले लिए हमने, और यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर। ऑलराइट, फर्स्ट नंबर इनपुट हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी हुआ। अब इसी तरह सेकंड नंबर एक इनपुट करा लिया, ठीक है, हो गया, सेकंड नंबर भी हो गया इनपुट। अब क्या करें, अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमने लिया इंटीजर c इक्वल टू, अच्छा देखिए क्या होता है, अभी तक हम क्या देखते थे, दो नंबर हमको ऐड करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका था, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b कर दीजिए, भाई जुड़ गया, एक लाइन में काम हो गया। लेकिन अब हम इस तरह से डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर हम ऐड करने का काम नहीं करेंगे, अब ये काम हम फंक्शन से कराएंगे। कैसे, यहां हम लिखेंगे सम a कॉमा b। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर c इक्वल टू सम a कॉमा b, यानी सम नाम के फंक्शन में a और b की वैल्यू को भेज दो, वो जोड़ेगा, जोड़ के टोटल निकालेगा, टोटल हमें वापस करेगा। तो जो वापस करेगा टोटल, उसको हम कैच कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे c वेरिएबल के अंदर, और फिर उसको प्रिंट करा देंगे ऐसे, लाइक दिस, राइट। चलिए ठीक है, लेकिन ये सम फंक्शन जहां पर हम a और b को भेज रहे हैं वो है किधर, किधर है सम फंक्शन, तो वो सम फंक्शन अब हम बनाएंगे नीचे, यानी सम फंक्शन की डेफिनेशन। ये क्या हो गई, ये तो हो गई सम फंक्शन की कॉलिंग, हमने कॉल किया सम फंक्शन को, आओ भैया काम करो, लेकिन सम फंक्शन तो है नहीं। अब बनेगा सम फंक्शन इंटीजर सम। अच्छा, लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, या जो हमने इंटीजर लिखा ना, ये क्या है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यानी ये जो सम फंक्शन है ये किस टाइप की वैल्यू, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी। दो नंबर ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, नंबर ही मिलेगा ना, नंबर क्या होगा, इंटीजर। तो ये हो गया इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, मतलब ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और लेगा क्या, दो नंबर्स लेगा। यहां पर देखा आपने, हमने क्या लिखा, सम a कॉमा b, इट मीन्स सम फंक्शन में a और b की वैल्यूज को भेजो, मतलब दो वैल्यूज आने वाली है सम फंक्शन में, तो वो जो दो वैल्यू सम फंक्शन में आएगी उसको कैच कौन करेगा, वेरिएबल, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। जाहिर सी बात है, नंबर दो आ रहे हैं, दो नंबर्स आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लगा दिए, इंटीजर x, इंटीजर y, नाम कुछ भी दे सकते हैं, p q r s t, x y दे दिया, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई, जो x y में दोनों वैल्यूज आई हैं a और b की, उनको हमने ऐड कर दिया और टोटल रख दिया कहाँ पर, z के अंदर। ऑलराइट, अब क्या करें, टोटल z में आ गया, इस टोटल को हमें यहाँ से वापस रिटर्न कर देना है, तो यहाँ से z की वैल्यू रिटर्न चलेगी और वापस यहाँ कौन कैच करेगा उसको, c। जैसा कि अभी बताया था मैंने कि यहाँ हमने लिखा है जो कॉलिंग इंटीजर c इक्वल टू सम a कॉमा b, इट मीन्स कि a और b की वैल्यू को भेजा जाएगा सम फंक्शन में, भेज दिया, उसको कैच किया किसने, x और y ने, कहाँ पर, सम फंक्शन के अंदर।
ए और बी की वैल्यू सम फंक्शन में भेजी गई, सम फंक्शन में दोनों वैल्यू को एक्स वाई ने कैच किया, रिसीव किया और दोनों को ऐड किया, जेड में रखा, जेड में टोटल आ गया, टोटल को यहाँ से वापस रिटर्न किया, तो रिटर्न गया, उसको मेन में किसने रिसीव किया, सी ने, बस उसके बाद प्रिंट कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है। रन करें। आहा, क्या आ गई, एरर, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। मैं इसी एरर का वेट कर रहा था, मुझे लगा कहीं रन ना हो जाए। एरर आनी भी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? असल में इसको अपन समझते हैं यहां पर नहीं, ऑन बोर्ड समझते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए बोर्ड पर समझेंगे इसको हम। ले चलते हैं प्रोग्राम को ऑन बोर्ड। यहाँ समझने में आपको मजा आएगा, मुझे समझाने में भी। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ओके, फिर राइट। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हमने, इसमें एरर आ रही थी, एरर, अच्छा एरर देख लेते हैं, एरर आ क्या रही थी। ये एरर आई थी क्या, सम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये तो बोल रहा है सम फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। देखिए असल में जब C++ का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन हमेशा कहां से शुरू होता है, फर्स्ट लाइन से, यहां से पहली लाइन से कंपाइलेशन शुरू होता है हमेशा C++ का। और एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, हमेशा मेन फंक्शन से। ठीक है, तो कंपाइलेशन और एरर कब आती है, वो तो कंपाइलेशन के बाद आती है। मतलब कंपाइल करते समय जहां जहां प्रॉब्लम दिखती है कंपाइलर को प्रस्तुत कर देता है कि भैया यहां गलती है, सुधारो। ठीक है, जैसे अभी बताया एक, तो कंपाइलर ने कंपाइलेशन के दौरान एरर क्यों बताई, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने इस लाइन को पढ़ा, आईओ स्ट्रीम, ठीक है समझ गया, नेम स्पेस, ठीक है समझ गया, इंटीजर मेन, ओके, देन इंटीजर ए बी डिफाइन किए, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, ए में इनपुट हो गया, एंटर सेकंड नंबर, बी में इनपुट हो गया, वेरी गुड। जैसे ही उसने इस लाइन को पढ़ा, अभी देखिए वो कहाँ तक पहुँचा है, अभी वो यहाँ से पढ़ते हुए पढ़ते इस लाइन तक पहुँचा, अभी नीचे नहीं देखा है, अभी तो ऊपर से आ रहे हैं। ऐसे चलता है कार्यक्रम कंपाइलेशन का। तो यहाँ पर आते ही उसने क्या देखा, अरे ये सम नाम की चीज़ क्या है भाई, इसके पहले तो कभी ना सुनी इसके बारे में। और वैसे भी इस लाइन के ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर सम नाम की कोई चीज़ कहीं बताई गई है क्या, सम नाम की चीज़ के बारे में कुछ बताया गया क्या, कुछ नहीं बताया गया। तो कंपाइलर के लिए एकदम नई चीज़ है ये, इसलिए वो परेशान होकर के एरर दे दिया कि भाई सम क्या चीज़ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पकड़ो एरर। बता रहा है कि सम नाम की कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की गई है। असल में हमने नीचे किया ना, हमने जो फंक्शन बनाया सम नाम का उसको डिफाइन कहाँ किया, नीचे किया ये, और यूज कर रहे हैं हम डिफाइन करने से पहले ऊपर ही। और यहां तक उसने, कंपाइलर ने इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की आपसे, इसलिए इसने दे दिया एरर। कहने का मतलब यदि इसी सम फंक्शन को, ये जो हमने नीचे बनाया ना इतना, इसको उठा करके यदि हम यहां पर रख दें, यहां पे मतलब यूजिंग नेम स्पेस के बाद और इंटीजर मेन से पहले इस जगह पे रख दें अगर, तो ये एरर नहीं आएगी। अच्छा सच में, हाँ सच में, करके देखें, देखिए दिखाता हूँ जादू आपको। अभी आपने देखा हमने फंक्शन अपना कहाँ पर बनाया, नीचे, यानी मेन फंक्शन के बाद, तो एरर आ रही थी। अब इसको मैंने यहाँ से हटाया और कहाँ रख दिया, ये इधर रख दिया, मतलब मेन से पहले। अब देखिए कोई एरर नहीं आएगी। रन किया, ये देखिए बराबर चल रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर, ये दे दिया फर्स्ट नंबर, ये एंटर सेकंड नंबर दे दिया, बराबर आपको समेशन मिल रहा है। जबकि कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ना ही कुछ हटाया।
केवल जगह चेंज कर दी। पहले मेन ऊपर था, फंक्शन नीचे था, अभी फंक्शन ऊपर हो गया, मेन नीचे हो गया। तो केवल इतना करने से कैसे प्रॉब्लम दूर हो गई भाई? प्रॉब्लम दूर इसलिए हो गई क्योंकि कंपाइलर जब ऊपर से कंपाइल करना शुरू किया तो पहली लाइन उसने पढ़ा, सेकंड लाइन पढ़ा, थर्ड लाइन में उसने क्या देखा कि एक सम नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है जो आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, 2 नंबर्स, रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। ओके, नाम क्या है, सम, ठीक है। इसको पूरा पढ़ा उसने, फिर आगे बढ़ा तो देखा कि अब मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, ए और बी की वैल्यू इनपुट हुई। देन यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर सम नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो उसको फट से याद आएगा, हाँ हाँ ठीक है, ऊपर था, है ना। और जब आगे पूरा पढ़ेगा कि एक सम नाम का ऐसा फंक्शन कॉल किया जा रहा है जो 2 नंबर आर्ग्यूमेंट पे ले रहा है और इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो उसको तुरंत ध्यान आएगा, हाँ ऊपर बताया था सम फंक्शन था जो 2 इंटीजर ले रहा है और इंटीजर वापस कर रहा है। तो उसको ध्यान आ गया, हाँ ऊपर बना तो है, तो तुरंत ए बी की वैल्यू को उठा के एक्स वाई में भेज देगा, जुड़ेगा, टोटल आएगा, वापस आएगा, सी में रिसीव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन यही चीज जब हम नीचे बना देते हैं तो आ जाती है एरर, जैसा अभी हमने देखा। और क्यों आ जाती है ये भी समझ में आया, क्योंकि जहां पर आपने सम को कॉल किया है उस कॉलिंग से पहले कहीं भी सम नाम की चीज के बारे में कंपाइलर ने सुना ही नहीं, इसलिए एरर दे दिया। तो अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम फंक्शन तो भैया नीचे ही बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाना हमें, अभी हमने देखा कि अगर फंक्शन को इंटीजर मेन से पहले बना दें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन जिद है नहीं, फंक्शन तो नीचे ही बनेगा, ऊपर तो मेन ही रहेगा, मेन ही ऊपर रहेगा। तब इस प्रॉब्लम से कैसे निपटें? तब क्या किया जा सकता है कि फंक्शन बनाना नीचे ही है और रन भी करना है, एरर भी नहीं आनी चाहिए। तो इसका फिर एक तरीका है, ठीक है, कि ये जो फंक्शन आप नीचे डिफाइन कर रहे हैं सम नाम का, इसको डिक्लेयर कर दीजिए आप पहले ही मतलब सम फंक्शन को कॉल करने से पहले कहीं पर भी आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए। डिक्लेरेशन मात्र 1 लाइन का होता है जिसमें आप बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, किस टाइप के आर्गुमेंट ले रहा है और किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पर देखिए रिटर्न क्या कर रहा है फंक्शन, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर लिख दिया, नाम क्या फंक्शन का, सम लिख दिया, आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, 2 इंटीजर, ओके, 2 इंटीजर यानी इंटीजर, बस यहाँ वेरिएबल वगैरह नहीं बनाना, बस सम इंट और पहले भी इंट लगा दिया, रिटर्न। केवल ये 1 लाइन लिखने से आपकी ये जो समस्या थी नीचे फंक्शन बनाने के कारण जो एरर आ रही थी दूर हो जाएगी। सच में देख लीजिए, ये रन किया और ये हो गया प्रोग्राम रन, हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ध्यान बस ये रखना है कि आप फंक्शन को सम ये मेन से पहले भी बना सकते हैं, मेन के बाद भी बना सकते हैं, ठीक है। मेन के पहले बना रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मेन के बाद में अगर फंक्शन बना रहे हैं, मेन के नीचे अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो उस फंक्शन को कॉल करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। क्लियर? यानी यहां पर जो हमने फंक्शन नीचे बनाया हुआ है, असल में ये जो हमने बनाया ये क्या कहला गई, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं या फंक्शन की बॉडी भी बोल सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन या बॉडी, राइट। ये क्या हो गई, ये जो लाइन लिखी है हमने ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग, यहां पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कॉलिंग पहले हो रही है डेफिनेशन बाद में, इसलिए एरर आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या एक्स्ट्रा काम किया, यहां पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर सम और आर्ग्यूमेंट में ले रहा है 2 इंटीजर, तो यहां लिख दिया हमने इंटीजर कॉमा इंटीजर, दैट्स इट। तो ये कहला गया डिक्लेरेशन। राइट, डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डेफिनेशन। तो यहां हमें तीन अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं फंक्शन के। असल में ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल यानी जब ये इसकी जरूरत केवल तब पड़ती है जब हम फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद में लिखते हैं। और यदि आपने डेफिनेशन पहले लिख दी है तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती।
क्लियर? तो आई होप अब ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो फिर से ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि इसी वीडियो में उस चीज़ को आपको समझा दूं जो एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या क्या है वो कॉन्सेप्ट, चलिए बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। अच्छा, क्या होता है ये? या इसी को एक्चुअल वैल्यू एंड फॉर्मल वैल्यू भी बोल सकते हैं हम। एक्चुअल वैल्यू एंड फॉर्मल वैल्यू, ऑल राइट। क्या होती है भाई? तो देखिए, एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल पैरामीटर हम उसको कहते हैं जो वैल्यू मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसी वैल्यू जो कंप्यूटर मेमोरी में उपस्थित है, ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी में उपस्थित है तो हम उसको जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जो मेमोरी, जैसे मान लेते हैं ये हो गई मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल पैरामीटर। इतनी बात क्लियर है? ओके। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एंटर, जैसे आपने इंटीजर ए बी लिखा, तो कंपाइलर ने जैसे ही इंटीजर ए बी देखा तो उसको समझ में आया कि अच्छा, इंटीजर नाम के दो वेरिएबल आपने बनाए ए और बी, तो तुरंत इनके लिए जा करके स्पेस अलॉट कर दिया। कहाँ पर? मेमोरी में। ऑफ कोर्स ए के लिए अलॉट कर दिया और मान लिया यहाँ पर बी के लिए अलॉट कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर हमने इनपुट कराई वैल्यू सी इन ए, सी इन बी, ए और बी के लिए वैल्यू इनपुट कराई। तो हमने मान लिया कि हमने ए की वैल्यू इनपुट कराई 20 और बी की इनपुट कराई 30। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होंगी? ऑफ कोर्स ए बी की मेमोरी में। तो यहाँ जाके स्टोर हो गई ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो आपने 2030 ए बी की वैल्यू दी वो मेमोरी में जा करके स्टोर हुई है, मतलब मेमोरी में अवेलेबल है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे एक्चुअल वैल्यू। बात क्लियर हुई? आपका जो 20 है और जो 30 है ये दोनों कहलाएंगे एक्चुअल वैल्यू। इतना क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? ऐसी वैल्यू जो मेमोरी में अवेलेबल होती है, जिस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्हें एक्सेस कर सकते हैं, इजीली प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक। बट एक्चुअल वैल्यू के साथ एक ड्रॉबैक होता है। क्या? एक्चुअल वैल्यू ट्रांसफरेबल नहीं होती, मतलब उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, ठीक है। पर हमें यही तो करना है। अब आगे हम क्या लिख रहे हैं? इंटीजर सी इक्वल टू सम ए कॉमा बी, मतलब सम फंक्शन में ए और बी की वैल्यू को, यानी 20 और 30 को भेजो। लो भाई, जो चीज़ नहीं कर सकता वही करा रहे हैं हम। एक्चुअल वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम बोल रहे हैं करो। करो, सम फंक्शन में भेजो ए बी की वैल्यू को। अब क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में ये जो 20-30 आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इसकी एक एक कॉपी क्रिएट करता है कंपाइलर, दोनों की। बात समझ में आ रही? 20 और 30 जो यहाँ पर पड़े हुए हैं ए और बी की मेमोरी में, उनको वहीं रखे रहने देगा, उनकी एक एक कार्बन कॉपी तैयार करेगा, वर्चुअल कॉपी। और ये जो कॉपी तैयार होती है ये मेमोरी में कहीं पे नहीं होती, हवा में होती है, मेमोरी में नहीं होती, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये जो कॉपी तैयार हुई है ये कहलाती है असल में फॉर्मल वैल्यू, जो कि एक्चुअल में मेमोरी में होती ही नहीं है। ना तो इन्हें हम प्रिंट कर सकते, ना तो इसको हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, ना ही देख सकते, मतलब बस हवा में, ठीक है। ये सिर्फ बनाई ही इसलिए जाती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके, राइट।
बाकी इसको ना देखा जा सकता, ना इस पर कुछ काम किया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, ना ये एक्सेस हो सकती, क्योंकि जब है ही नहीं मेमोरी में तो एक्सेस क्या करोगे, राइट। तो ये बनाई गई किस लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, यानी कि यहां से सम फंक्शन में भेजना है तो बना दिया। अब ये 20 और 30 यहां से चले भाई, ठीक है चले, ये अभी रास्ते में है, हवा में है, तो ये 20 आके कहाँ स्टोर हुआ, एक्स में, और ये 30 यहां से चला तो ये आके कहाँ स्टोर हुआ, ये स्टोर हुआ वाई में। क्लियर। जैसे ही 20 और 30 एक्स और वाई में आके स्टोर होते हैं, ये फिर से बन जाते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्यों, ये क्या बात हुई, अरे भाई इसलिए क्योंकि आपने इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दो वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन किए ना, तो अगर वेरिएबल डिफाइंड है तो पक्की बात है उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस अलॉट करेगा ना कंपाइलर, तो यानी पक्की बात है कि एक्स के लिए भी इसने स्पेस अलॉट किया होगा, वाई के लिए भी किया होगा, राइट। अब जैसे ही ये फॉर्मल वैल्यू जो कि कहीं थी ही नहीं मेमोरी के अंदर, वो हवा में उड़ते हुए जैसे ही आके एक्स में स्टोर हुई, ठीक है, तो एक्स की जो मेमोरी, जो एक्स का जो मेमोरी स्पेस है, मेमोरी एड्रेस है, वहां पे इस 20 को मिल गई जगह, ये देखिए ऐसे, राइट। हवा में उड़ते हुए 20 और 30 आए, एक्स और वाई में स्टोर हुए, तो एक्स और वाई में पहुंचते ही मेमोरी में इनको उचित स्थान मिल गया, सम्मानजनक स्थान मिल गया, तो ये भी क्या बन गए, अब यहां पहुंचते ही ये बन गए एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि इनको मेमोरी में जगह मिल गई भाई, एक पद मिल गया, ओहदा मिल गया, तो ये बन गए एक्चुअल वैल्यू। अब चूंकि ये एक्चुअल वैल्यू बन चुके हैं, जो फॉर्मल वैल्यू आई थी उड़ते उड़ते वो एक्चुअल बन गई, मेमोरी में जगह मिल गई, तो अब इन पर हम कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल हो चुकी है, राइट। तो इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जब ये सब हो सकता है तो चलो भाई एक्स और वाई को जोड़ दिया गया क्योंकि एक्चुअल हो चुके हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू जोड़ी गई, जोड़ के जेड में रखी गई, तो पक्की बात है जेड है तो जेड के लिए भी जगह बुक होगी। तो जब एक्स वाई को जोड़ा गया 50 आया, 50 को रखा गया जेड में, इस तरह से टोटल 50 लिखा हुआ है। तो अब चूंकि मेमोरी में 50 जेड की एड्रेस में स्टोर है तो ये भी क्या कहलाया, एक्चुअल। बट यहाँ पर फिर वही कहानी, यहाँ पर बोला गया कि जेड की वैल्यू जो 50 है एक्चुअल, उसको कर दो रिटर्न, रिटर्न कर दो मतलब यहाँ से भेजो वापस मेन में, तो फिर ट्रांसफ़र करने की बात आ गई। अब क्या होगा, ये जो एक्चुअल 50 है इसकी फिर से तैयार करेंगे एक कार्बन कॉपी, यानी कि फॉर्मल, फिर से तैयार हुई एक फॉर्मल कॉपी, राइट। अब फॉर्मल कॉपी को यहाँ से फेंका गया, कहाँ, मेन के पास, तो ये चली फेंका गया, तो ये हवा में उड़ते हुए गई। अब जब तक हवा में है रास्ते में तब तक ये क्या है, फॉर्मल है। बट जैसे ही ये मेन के अंदर पहुंचा, इसको रिसीव किया किसने, वेरिएबल सी ने, और जैसे ही सी ने रिसीव किया तो इस 50 को मिल गई मेमोरी में जगह, किसके पास, सी के एड्रेस में। भाई सी ने रिसीव किया ना 50, जाके सी ने रिसीव कर लिया, इसको मिल गई मेमोरी में जगह, सम्मानजनक स्थान 50 को। अभी तक फॉर्मल था, बेचारा रास्ते में भटक रहा था, ठीक है। तो जैसे ये आके मेमोरी में स्टोर हुआ, ये एक्चुअल बन गया। अब जब ये एक्चुअल बन ही गया तब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम देख लिया, यहाँ पर समेशन इक्वल टू सी को हमने प्रिंट करा दिया, तो सी में टोटल आ गया। क्लियर है अभी। तो ये है कहानी एक्चुअल और फॉर्मल की। जब तक वैल्यू हवा में है तब तक फॉर्मल है, जैसे ही मेमोरी में जगह मिली एक्चुअल बन गई। बस इतना याद रखिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक हवा में है फॉर्मल है, जैसे ही मेमोरी में स्थान मिला, मेमोरी में जगह मिली, एक्चुअल बन गया। और एक्चुअल वैल्यू में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और फॉर्मल वैल्यू केवल ट्रांसफरेबल होती है और कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये ध्यान रहेगा। तो इस तरह से ये होता है हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आज हमने सिर्फ एक फंक्शन देखा इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह के कई सारे फंक्शन बनाएंगे विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप के। उसके बाद फिर आएंगे हम विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप में, देन नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप में। इस तरह भी हम 2-3 लेक्चर फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंक्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग का। क्योंकि जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शन ओरिएंटेड हो चुकी हैं, इसलिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट
लेक्चर में मिलते हैं नए नए अच्छे लॉजिकल अच्छे कॉन्सेप्ट वाले प्रोग्राम्स के साथ में। तैयार रहिएगा। और अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो, समझ में आया हो अच्छी तरीके से, अगर ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअल वैल्यू और फॉर्मल वैल्यू मज़ा आया हो समझ करके, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी घर बैठे सीखें C++ प्रोग्रामिंग और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, जय श्री राम, शुभ रात्रि।